सुबह की रोशनी हल्के सर्द रंग में पर्दों के किनारे से छिनकर कमरे में फैल रही थी। हवा में दूध की खुशबू और बेबी लोशन की महक घुली हुई थी। हिरा ने जल्दी जल्दी अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बनाने की कोशिश की, मगर उंगलियां जल्दी के बायस उलझती जा रही थीं। सामने आईने में इसका चेहरा हल्की थकन और रात की कम नींद का पता दे रहा था। बेड पर इसका छोटा सा बेटा बैठा खिलौने बजा बजा कर खुश हो रहा था। कभी हंस देता, कभी अपनी ही आवाज पर चौंक कर मां को देख लेता। हिरा के चेहरे पर इस लम्हे एक नरम सी मुस्कुराहट आती, मगर अगले ही पल वो फिर जल्दी में कंघी चलाने लगती। इसी दौरान दरवाजा जोर से खुला। बेनिश तेज कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर गुस्से की एक वाज़ेह लकीर। हिरा कुछ समझती इससे पहले ही वो सख्त लहजे में इसे देखते हुए बोली, तुमने दूध चोरी किया है? बेनिश की आवाज में जहर घुला हुआ था। हिरा ठिठक कर पलटी। कंघी इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। क्या? मैंने? इसकी आवाज में हैरत और घबराहट दोनों थे। जब से इसकी तलाक हुई थी जिंदगी बहुत बेरंग हो गई थी। अपने ही बाप के घर में वो अजनबी बन चुकी थी। बेनिश सख्त लहजे में बोली, हाँ तुमने। बेनिश आगे बढ़ी, तुम्हें इस घर में रहने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब हमारे बच्चों का दूध भी उठाओगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? चोरी करते हुए हिरा घबरा कर बोली, भाभी मैंने चोरी नहीं की। भाभी ने खुद कहा था कि ले लो, बच्चे के लिए चाहिए था तो बस एक कप लिया, बाकी वहीं रखा था। शायद समरीन भाभी ने लिया हो। वो घबराए घबराए अंदाज में उल्टा ही बोल गई थी। बेनिश के चेहरे का रंग बदल गया। खबरदार, वो चीखी, मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना। खुदा का शुक्र है इसका शौहर अच्छा कमाता है, तुम्हारी तरह नहीं जो 10,000 की नौकरी से घर चलाने चली हो। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के घर का रिस्क चुराना शुरू कर दो और इन्हीं के घर में रहकर इन्हीं पर इल्जाम तराशी करो। हिरा के होंठ कांप गए। मैंने किसी का कुछ नहीं लिया भाभी, कसम से। चुप रहो, बेनिश ने हाथ उठा दिया, जैसे इसकी आवाज सुनना भी गवारा ना हो। तुम जैसी औरतें ही खानदान की बदनामी का बाइस बनती हैं। शादी की, फिर तलाक लेकर वापस आ गई, अब हमारे सर पर सवार हो। पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ रख लिया। हम तो जैसे अजाब बन गई हो तुम जैसी लड़कियां कभी अपना घर नहीं बसा सकती। तुम्हारी दोबारा शादी भी करवाई तब भी तुम अजाब की तरह हम पर मुसल्लत ही रहोगी। दूसरी दफा भी तलाक लेकर हमारे घर आ जाओगी। शोहर मारता था, ज़हनी अजियत देता था। तुम बीबी कोई अनोखी नहीं थी। यहाँ हर घर में यही होता है, औरत को ही अपना घर बसाना होता है। अगर आज शौहर मार रहा था तो कल प्यार भी करता, मगर तुम्हें घर बसाना ही नहीं आया ना। बस मुंह उठाकर भाइयों के सर पर नाजिल हो गई। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। सिर्फ बच्चे के खिलौने की झंझनाहट सुनाई दे रही थी। हिरा के गालों पर रंग उतर गया था, चेहरा सफेद पड़ गया था। इसे नजरें झुका ली, उंगलियां बेमकसद दुपट्टे के किनारे से खेलने लगी। इसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो बात को कहीं और ले गई थी। इसकी दुखती रग पर हाथ रखा गया था। यही वजह थी कि इसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। चल लम्हे बाद वो हिम्मत करके बोली, बस भाभी मैं माफी चाहती हूँ अगर कोई गलतफहमी हुई। बेनिश ने तमस्कुर से हंकारा भरा, गलतफहमी? तुम जैसे लोग हमेशा अपनी हरकतों को माफी से ढांप देते हो। खैर, मेरा वक्त जाया नहीं करो। अगली बार अगर कुछ कम हुआ तो तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। समझ गई, ये तुम्हारे बाप का घर पहले था। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी करवा दी थी, हिस्सा भी दे दिया था तुम्हें। अब ये घर हमारा है तो अगर यहाँ रहना है तो हमारे असूल के मुताबिक रहना होगा, वरना अपनी खैर मना। वो बात खत्म करके मुड़ी और कदमों की चाप के साथ दरवाजा बंद कर गई थी। हिरा एक लम्हे तक साकित खड़ी रही। इसके पीछे बेड पर बैठा बच्चा हंसा जैसे कुछ समझा ही ना हो। हिरा ने धीरे से इसकी तरफ देखा। आंखों में जब्त की एक नमी तैर रही थी। वो आहिस्ता से बेड के किनारे पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। चंद लम्हे बाद इसने खुद को संभाला, सर उठाया और लंबा सांस लिया। खिड़की से आती रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी। इसने अपने आंसू चुपके से पूंछे और बेटे के पास जाकर इसके बालों में हाथ फेरा। बच्चे ने मासूमियत से मुस्कुराकर मां की तरफ देखा जैसे इसकी दुनिया में कोई गम नहीं हो। लेकिन वो जानता ही नहीं था कि वो एक यतीम बच्चा है जिसकी जिंदगी सिर्फ कांटों से भरी है। मगर कहते हैं ना, जब खुदा किसी बच्चे का बाप दुनिया से लेता है तो खुद इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी लेता है। वो गहरी सोच में डूब गई थी। मैं चुप रहूंगी मगर एक दिन सब समझ जाएंगे कि खामोशी कमजोरी नहीं होती। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, मगर अब इसमें एक दिन अनदेखी करवाहट घुल चुकी थी जो सुबह की रोशनी के साथ आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी।
चंद लम्हे बाद वो हिम्मत की कि सीधा स्कूल की तरफ रवाना हो गई थी, इस बात से बेखबर कि इसकी जिंदगी किस तरह पलटने वाली है। सुबह के 9 बजे स्कूल की घंटी बजी तो सहन में बच्चों के शोर के साथ हल्की हवा चलने लगी। सूरज की रोशनी इमारत की सफेद दीवारों पर चमक रही थी। हिरा ने अपने बच्चे को नर्सरी क्लास के दरवाजे तक छोड़ा। छोटा सा बैग कमर पर लटकाए बच्चा इसकी उंगली पकड़े खड़ा था। वो नीचे झुककर बोली, मम्मा जल्दी आ जाएंगी, ठीक है, आप खेलना, रोना नहीं। बच्चा चंद लम्हे माँ को देखता रहा, फिर नर्सरी की टीचर के साथ अंदर चला गया। अरहम बहुत समझदार था, कम उम्री में ही इसने कई चीजों को समझ लिया था, इसलिए आम बच्चों की तरह वो छोटी छोटी बातों पर रोता नहीं था। हिरा ने गहरा सांस लिया। आंखों में एक नर्म सी खाली जगह थी, मगर लबों पर हल्की मुस्कुराहट। वो रुख मोड़कर सेकेंडरी विंग के इस तरफ बढ़ गई। क्लास 7 के दरवाजे पर पहुंचकर इसने आहिस्ता से दस्तक दी। शोर एकदम रुक गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, तमाम बच्चे अपनी जगहों से खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम मिस हिरा। पूरी क्लास की आवाज एक साथ गूंजी। बैठ जाओ, आज हम दिल और दिमाग के बारे में बात करेंगे। इसने किताब मेज पर रखी और नर्म लहजे में बोली, किताबें निकालो। सफा नंबर 50। चंद लम्हों तक सिर्फ वर्क पलटने की आवाज आती रही, फिर वो बोली, हम सब जानते हैं कि दिल खून पंप करता है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक अजला नहीं, ये एहसासात की अलामत भी बन चुका है। खुशी हो या दुख, मोहब्बत हो या गुस्सा, हम सब दिल का हवाला देते हैं, मगर असल में जो कुछ हम महसूस करते हैं वो दिमाग समझता है, तज्जिया करता है और फैसला करता है। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। इंसान के जिस्म में तकरीबन 8.5 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो मालूमात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। जैसे जब आप अपनी अम्मी को देखकर खुश होते हैं तो वो खुशी आपके दिल से नहीं बल्कि दिमाग के एक हिस्से अमिगडाला से आती है, लेकिन चूंकि हम इसको दिल के करीब महसूस करते हैं, हम कहते हैं मेरा दिल खुश है। वो रुकी, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, दिल और दिमाग एक टीम है। दिल महसूस करता है, दिमाग समझता है। अगर दोनों का तवाजुन बिगड़ जाए तो इंसान उलझ जाता है। पिछली सफ में बैठी एक लड़की ने हाथ उठाया। मिस हिरा, एक बात पूछूं? हाँ जरूर। माजरा चाहती हूँ अगर आपको मेरा सवाल बुरा लगे। दरअसल मैं आपसे आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही हूँ। हिरा ने सर हाँ में हिलाया था। आजकल का जमाना बहुत एडवांस हो गया है। हम 7th में हैं, मगर हर जगह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है। आपके ख्याल में गलत है? कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। हिरा चौंकी, फिर नर्म लहजे में बोली, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं है। आज मैं इसके बारे में भी बताने वाली थी, क्योंकि हमारा ये सवाल हमारे टॉपिक से ही जुड़ता है। वो बहुत ही तहम्मुल मिजाज टीचर थी। बच्चों को इन्हीं के अंदाज में पढ़ाना इससे ज्यादा पसंद था। वो चंद कदम चलकर क्लास के बीच में आ गई। देखो, जब इंसान बड़ा होता है तो इसके अंदर महसूस करने की सलाहियत बढ़ती है। हम तवज्जो, मोहब्बत, अपनाइयत चाहने लगते हैं। ये फितरी बात है। किसी को पसंद करना या किसी से उनसियत महसूस करना कोई बुरी चीज नहीं। लेकिन वो रुकी, उंगली से मेज पर हल्की दस्तक दी। ये सब एहसासात तब खूबसूरत रहते हैं जब वो हमारे दिमाग के काबू में हो, दिल के नहीं, क्योंकि दिल बहकने में देर नहीं लगाता, दिमाग रोकने में वक्त नहीं लगाता। बच्चे पूरी तवज्जो से देख रहे थे। एक रिश्ता तब मजबूत होता है जब इसमें इज्जत हो, बर्दाश्त हो और वक्त का सब्र हो। मगर तुम लोग अभी इस उम्र में हो जहां हर जज्बा ताजा लगता है। अगर दिमाग से सोचना छोड़ दो तो वही मोहब्बत तुम्हारे लिए बोझ बन जाती है। पहली किताब का एक लड़का बोला, मतलब ये कि दोस्ती बुरी नहीं, बस हद होनी चाहिए। हिरा ने सर हिलाया, बिल्कुल। जैसे दिल और दिमाग के बीच तवाजुन होना चाहिए, वैसे ही जज्बात और अमल के बीच भी। जो चीज वक्त से पहले आने वो अपनी खूबसूरती खो देती है। क्लास में हल्की सी खामोशी छा गई। बच्चे सोच में पड़ गए। हिरा मुस्कुराकर बोली, चलो अब किताब देखो। यहाँ लिखा है कि दिमाग के सिग्नल्स दिल की रफ्तार बदल देते हैं। जब तुम घबराते हो तो दिल तेज धड़कता है। इस तरह जब कोई तुम्हें पसंद आता है तो दिल बेतरतीब हो जाता है, मगर अगर दिमाग समझदार हो तो वो तुम्हें संभाल लेता है। यही असल समझदारी है। घंटी बजी, बच्चे खड़े हुए। शुक्रिया मिस। हिरा मुस्कुराकर बोली, खुश रहो मगर सोच के साथ, दिल की नहीं, दिमाग की सुनो, तभी दिल सुकून में रहता है। वो क्लास से निकली तो दिल में एक इत्मीनान सा था। सीढ़ियों के नीचे गुजरती हवा के साथ इसे अपने बच्चे की हंसी याद आई जो अभी नर्सरी में कहानी सुन रहा होगा। दिल ने मुस्कुराहट दी और दिमाग ने आहिस्ता से कहा, यही तवाजुन जरूरी है। दूसरी जानिब स्कूल के बाकी हिस्सों में हल्की हलचल थी, मगर प्रिंसिपल ऑफिस में मुकम्मल सुकून छाया हुआ था। दीवार पर घड़ी की टिक टिक, एयर कंडीशनर की मुसलसल गूंज और लैपटॉप की हल्की क्लिकिंग, यही 3 आवाजें फजा में घुल रही थी। समीर खानजादा अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ
फाइलों के दरमियान झुका काम कर रहा था। इसकी नजरें स्क्रीन पर थी, मगर चेहरे पर एक अजीब थकन के आसार थे। ब्लैक शर्ट के बाजू कोहनियों तक चढ़े हुए थे, कलाई पर चांदी की घड़ी और सामने रखे फाइलों के दरमियान इसका मुनज़्ज़िम पेन झलक रहा था। लंबे कद, चौड़े कंधों और तीखे नकूश वाले चेहरे पर कुदरती रोब था, जैसे किसी फौजी अफसर का होता है। इसकी निगाहें संजीदा, मगर अंदर कहीं थकन और फिक्र छुपी हुई थी। चंद लम्हे बाद दरवाजा हल्के से खटका। आइए, इसे नजर स्क्रीन से नहीं हटाई। नरमीन अंदर दाखिल हुई, हाथ में फाइल और चेहरे पर मामूल की मुस्कुराहट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नरमीन, कुछ जरूरी बात है तो ठहरे, वरना आप प्लीज बाहर चली जाएं, आज मुझे बहुत काम करना है। वाइस्तगी से आगे बढ़ी। सर, अभी अभी आपके घर से कॉल आई थी। मुलाजमा बता रही थी कि आपके बेटे अयान की तबीयत काफी खराब हो रही है, बुखार में है और बार बार रोता है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद आपको फौरन घर जाना होगा। समीर ने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। क्या दोबारा बुखार हो गया? इसकी आवाज में सख्ती के साथ बेचैनी भी थी। वो फौरन कुर्सी से उठा, कदम तेज मगर चेहरा भारी। क्या करूं नरमीन, अयान की हालत पिछले हफ्ते से खराब है, दवा से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि बच्चे को माँ के दूध की जरूरत है। लेकिन वो रुका, दोनों हाथ मेज पर रखकर झुक गया, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? नरमीन ने नरमी से पूछा। सर, कोई प्रॉब्लम है? आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। समीर ने सर उठाया, आवाज में उलझन थी। हाँ, प्रॉब्लम है। तुम जानती हो मेरे बारे में, मेरी बीवी मुझसे अलग हो चुकी है। तलाक के बाद अयान मेरे पास है। शुरू में सब ठीक था, लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का मुदाफियाती निजाम कमजोर हो रहा है। वो दूध के फॉर्मूले से मुतमईन नहीं, कहते हैं कुदरती दूध ही बच्चा ठीक कर सकता है। मगर मैं क्या करूं? कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बाहर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी, मगर वो इस वक्त दोनों को बहुत दूर लग रही थी। समीर के लहजे में तलखी उतर आई। मेरी बीवी को बस अपनी खूबसूरती की फिक्र थी, मेकअप, पार्टीज, तस्वीरें, बस यही दुनिया थी इसकी। अयान की पैदाइश के बाद भी वो एक दिन मां नहीं बनी। कहती थी मैं अपने जिस्म को खराब नहीं होने दूंगी। आज जब डॉक्टर कहते हैं कि मेरे बच्चे को माँ का दूध चाहिए, तो मेरे पास सवाए बेबसी के कुछ नहीं है। नरमीन हमदर्दी से बोली, सर, आप किसी रजाई माँ का इंतजाम क्यों नहीं करते? कई खवातीन होती हैं जो इस मकसद के लिए तैयार होती हैं, बस इन्हें माली सपोर्ट चाहिए होती है। समीर ने सर झटका। कोशिश की है, 2 दिन से हर जगह राब्ता कर रहा हूं, कोई मुनासिब औरत नहीं मिली। या तो कोई बीमार निकलती है या बच्चों की उम्र ज्यादा होती है। मेरे बेटे को तो अभी माँ के दूध की जरूरत है, वो भी फौरी। नरमीन हिचकिचाते हुए बोली, मैं देखती हूँ सर, शायद किसी खैराती इदारे या अस्पताल से मदद मिल जाए। बास जगह माएं अपने बच्चे के बाद भी दूध अतिया करती हैं। मैं पता करके आपको बताती हूँ। समीर की आंखों में एक झलक उम्मीद की आई। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो नरमीन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अयान मेरा सब कुछ है। अगर इसको कुछ हुआ ना। इसकी आवाज बंद गई थी। नरमीन धीरे से बोली, सर, आप फिक्र नहीं करें, मैं हैंडल कर लूंगी स्कूल को, आप फौरन घर जाएं। समीर ने सर हिलाया, फाइलें बंद की और कोट उठाया। दरवाजे तक पहुंचते हुए बोला, अगर फोन आए तो कहना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, जो भी औरत माँ का दूध देने के लिए तैयार हो, चाहे कितने भी पैसे लगे, मुझे फौरन बताना प्लीज। जी सर, नरमीन ने संजीदगी से जवाब दिया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ घड़ी की आवाज रह गई। नरमीन ने गहरा सांस लिया। बाहर सूरज तेज हो चुका था, मगर अंदर एक बाप के दिल की फिक्र हर दर्जा हरारत से ज्यादा तपती महसूस हो रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर का 1 बज चुका था। सूरज की तेज रोशनी छत के किनारों से फिसलकर बरामदे में बिखर रही थी। गर्मी के बावजूद हल्की हवा के झोंके चल रहे थे, जो सब्जी के छिलकों और प्याज के छोटे टुकड़ों से मिली हुई खुशबू को फैला रहे थे। हिरा ने थका हुआ चेहरा, कंधे से लटकता बैग और हल्के पसीने से भीगे दुपट्टे के साथ दरवाजा खोला। स्कूल से लौटने के बाद इसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत और खामोश थकन लिखी हुई थी। बरामदे में समरीन और बिनिश चारपाई पर बैठी सब्जी काट रही थी। दरमियान में एक प्लास्टिक की टोकरी रखी थी, जिसमें आधी तरकारी भरी हुई थी। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रही थी, मगर जैसे ही हिरा अंदर दाखिल हुई, फजा का रंग बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, हिरा ने धीरे से कहा। बिनिश ने सर उठाकर एक नजर डाली, फिर नजरें मोड़ ली। समरीन ने चाकू एक तरफ रखा और तेज लहजे में बोली, जरा रुकना बीबी, कुछ बात करनी है तुमसे। हिरा के कदम ठटक गए। वो दरवाजे के करीब रुक गई। जी भाभी। समरीन अपनी जगह से उठी, हाथ दुपट्टे से साफ करते हुए बोली, ये सुबह तुमने क्या तमाशा लगाया? तुमने बिनिश बाजी के सामने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने दूध चोरी किया है। हिरा फौरन घबरा गई। नहीं भाभी, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने बस ये कहा था कि शायद आपके बच्चों ने या आपने लिया हो, क्योंकि आपके भी बच्चे छोटे हैं। मेरा मकसद, अरे बीबी,
समरीन ने इसकी बात काट दी। ये क्या तरीका है बात करने का? मेरा शौहर इस घर का सारा राशन दिखाता है, हर हफ्ते का खर्चा वही देता है। बिनीश बाजी के शौहर बिजली, गैस, पानी, टैंकर सब कुछ हैंडल करते हैं। तुम्हारा खर्चा भी इन्हीं में से निकलता है और तुम्हें शर्म नहीं आई हम पर उंगली उठाते हुए? हिरा ने नजरें नीचे कर ली। भाभी, मैंने गलत मतलब में नहीं कहा था, बस सुबह बहुत कमजोरी हो रही थी तो जल्दी में 1 कप दूध पी लिया। बच्चे को भी दूध देना था, नाश्ता बनाना था, देर हो रही थी। समरीन ने तन से हनकारा। और हम लोग पत्थरों पे चलकर आते हैं ना, हमारे भी 2-2 बच्चे हैं, ना हमने कभी किसी का दूध पिया, ना किसी के पैसे पर गुजारा किया। तुम अनोखी हो क्या? बिनीत जो खामोश बैठी थी अब बोली, देख लो हिरा, यहाँ रहना है तो उसूल के साथ रहो। तुम्हारा भाई अच्छा है, दिल बड़ा है, इसलिए तुम्हें अपने घर में जगह दी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें नीचा दिखाओ। समरीन ने बात आगे बढ़ाई। खुद तो अपना घर उजाड़ कर हमारे सर आ गई हो, तलाक लेकर बैठी हो, अब हमें ही आजमाइश पे डाल रही हो। और सुनो, तुम्हारी माँ होती ना तो शायद कुछ अकल देती, मगर अब तुम्हारा बच्चा भी हम पाले और तुम्हें भी। ना बीबी, ये बात ज़हन से निकाल दो। ये जुमला चाकू की तरह लगा। हिरा के लब कांप गए, आंखों में नमी तर गई, मगर इसने कुछ नहीं कहा। दिल चाहा जवाब दे मगर जुबान जैसे बंद हो गई थी, इसने सर झुका लिया था। समरीन फिर बोली, हम पर एहसान ना जताओ, यहाँ रहना है तो अपने हिस्से का काम करो, बातों में इल्जाम नहीं लगाओ, हमें तुम्हारी कहानियां सुनने का वक्त नहीं। हिरा लड़ती आवाज में बोली, भाभी माफी चाहती हूँ, सुबह मेरी गलती थी, मैंने दिल दुखाया, मेरा इरादा नहीं था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। समरीन सर्द लहजे में बोली, अच्छा है कि तुम्हें अपनी औकात याद रहे। हिरा ने हल्के से सर उठाया, आंखों के किनारे भीग गए। वो खामोशी से चप्पल उतारकर अंदर चली गई। कदमों के नीचे फर्श ठंडा था, मगर दिल में एक जलती हुई तपिश फैल गई थी। अंदर आकर इसने बैग एक तरफ रखा। बच्चा जो सोफे पर बैठा खेल रहा था, इससे बाहों में उठा लिया। इसकी नन्ही हंसी इसके जख्मों पर मरहम की तरह लगी। हिरा ने आंखें बंद करके इसे सीने से लगा लिया। बस तू ही मेरा सहारा है, दिल ही दिल में, इसने कहा और होंठों से एक ठंडी सांस निकली। बाहर बरामदे में सब्जी काटने की आवाज फिर शुरू हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर अंदर एक औरत का जब्त खामोशी के बोझ तले आहिस्ता आहिस्ता दब रहा था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। दूसरी जानिब समीर खानजादा के कमरे में मध्यम जर्द बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लटकी घड़ी के कांटे रात के 12 बजा रहे थे। बाहर हल्की हवा के साथ कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। समीर खानजादा के चेहरे पर थकन की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे हल्के नुमाया, मगर गोद में तड़पते झूठे से वजूद को थामे इसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी छाई हुई थी। बच्चा बेकरारी से रो रहा था। फीडर इसके मुंह से लगा तो वो धुतकार गया। समीर के हाथ कांपे। वो आहिस्ता से बोला, क्या करूं तुम्हारा? हाँ, क्यों नहीं पीते दूध? वो बार बार फीडर लगाता, बच्चा मुंह फेर लेता। कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी, जैसे दीवारों में भी दुख भर गया हो। समीर ने बेबसी से सर झटका, बच्चे को अपने सीने में लगाया और धीरे धीरे झूलने लगा। बस कर जाओ ना, बस कर जाओ मेरे बेटे, प्लीज। मगर रोना कम होने के बजाय और बढ़ गया। वो कुछ लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर जैसे दिल के अंदर से एक आवाज उठी, ऐसे माँ चाहिए। इसने गहरा सांस लिया, मोबाइल उठाया। वो कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। पहली बेल पर कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से एक थकी हुई मगर सर्द आवाज आई, क्या बात है समीर? वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आवाज आ रही है। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा कितनी बुरी तरह तड़प रहा है तुम्हारे लिए। ऐसे भूख लगी है, फीडर नहीं पी रहा। खुदा के लिए आयशा, कुछ तो रहम करो अपनी औलाद पर। आयशा के लहजे में सख्ती उतर आई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समीर, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। मैंने पहले ही कहा था मुझे मां नहीं बनना, तुमने जिद की थी, अब भुगतो। समीर की आंखों में नमी झलकी। ये बच्चा तुम्हारी जिद या मेरी गलती नहीं, ये एक जिंदगी है, तुम्हारा लहू है। वो हंसी, वही मसनूई बेहिसी से भरी हंसी। जिंदगी? मेरी जिंदगी तो तब खत्म हो जाती अगर मैं इस सब में उलझ जाती। मुझे अपना करियर बनाना है, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, बड़े काम करने हैं। अगर मैं इन्हीं चीजों में फंस गई तो मेरा वजूद बेकार हो जाएगा। पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जो बच्चों के लिए पागल रहती हैं। मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क। समीर ने जब्त से मुठ्ठियां भींच ली। तो फिर इस बच्चे का क्या? इसका क्या कसूर है कि इसे माँ की जरूरत है? वो बेपरवाही से बोली, मुझे नहीं पता, ना परवाह है। और सुनो, दोबारा मुझे फोन मत करना। मैं जिसके साथ डेट कर रही हूँ, अगर इससे पता चल गया कि मैं अपने एक्स हस्बैंड से बात कर रही हूँ तो वो खफा होगा। तुम्हारी बातें सुनकर वो हंसने लगेगा कि मैं अब भी पिछले ताल्लुक में फंसी हूँ।
मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। समीर के लबों पर तलखी उतर आई। इतनी जल्दी तुमने मूव ऑन कर लिया? वो सर्द लहजे में बोली। हाँ कर लिया, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी संवारनी है। और याद रखना, अगर दोबारा कॉल की तो मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगी। तुम्हारी औलाद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाए तो मेरी बला से। ये जुमला जैसे किसी तेज धार ने इसके सीने को काट दिया हो। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर एक भारी सांस के साथ बोला, तुम मर जाओ आयशा, अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा लफ्ज निकला, खुदा की कसम तुम्हारे घर आकर तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते इसने कॉल काट दी। कमरे में लम्हा भर को सन्नाटा छा गया। बच्चा अब भी इसके सीने से लगा था। समीर के चेहरे पर गुस्से की जगह टूटा हुआ सुकून फैल गया। इसने कांपते हाथों से दोबारा फीडर बच्चे के मुंह के करीब किया। बच्चा थोड़ा सिसका, फिर धीरे से फीडर पकड़ लिया। समीर ने अपने हाथों से बच्चे के सर पर हाथ फेरा। आंखों से खामोश आंसू बह निकला। बाहर हवा का एक झोंका खिड़की से अंदर आया और पर्दा हल्का सा सरक गया। इसके चेहरे पर साया पड़ा, मगर अंदर कहीं रोशनी लौट आई थी। इसने आहिस्ता से कहा, अब मैं हूं ना तुम्हारे लिए, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। बच्चा धीरे धीरे सो गया। समीर के चेहरे पर पहली बार सुकून का हल्का सा अक्स उभरा, मगर दिल के अंदर वो खालीपन अब भी गूंज रहा था। एक माँ के लफ्जों का जहर और एक बाप की खामोश कुर्बानी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में सुबह की रोशनी खिड़कियों से नरम सुनहरी किरणों की सूरत फर्श पर बिखर रही थी। समीर खानजादा कुर्सी पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर झुककर हर क्लास की फुटेजेस देख रहा था। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ एयर कंडीशनर की मध्यम घिन गरज सुनाई दे रही थी। एक के बाद एक वीडियो क्लिप चलता गया। इसका चेहरा उकताहट से भर गया था, मगर जब नर्सरी की फुटेज खुली तो इसकी नजरें एक मंजर पर ठहर गईं। सब्ज पर्दे के पीछे एक औरत अपने नन्हे बच्चे को बाहों में समेटे दूध पिला रही थी। चेहरा सुकून में डूबा हुआ, मगर आंखों के नीचे की थकन साफ दिखाई दे रही थी। समीर की भवें तन गई। इसने फौरन इंटरकॉम का बटन दबाया। नरमीन, मिस हिरा को फौरन मेरे ऑफिस भेजो। चंद मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ जाएं। दरवाजा आहिस्ता से खुला। हिरा अंदर दाखिल हुई, हल्की आवाज में सलाम किया और नजरें झुकाकर दरवाजे के करीब रुक गई। समीर ने कुर्सी से टेक हटाकर सीधा बैठते हुए खुश्क लहजे में कहा, मिस हिरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हर आधे घंटे बाद अपने बेटे को नर्सरी क्लास में दूध पिलाने की इसकी इजाजत से जाती हैं? क्या आपको अंदाजा है वहां दूसरे बच्चे भी मौजूद होते हैं? आपको जरा सा भी एहसास नहीं कि आपके समझ से क्या तासुर जाएगा मेरे स्कूल का? हिरा ने चौंक कर ऊपर देखा। सर, मैं वो बोलने वाली थी कि समीर ने लैपटॉप इसकी तरफ मोड़ दिया। स्क्रीन पर वही फुटेज चल रही थी। हिरा के चेहरे पर शर्मिंदगी का रंग छा गया। वो चंद लम्हे खामोश करी रही, फिर धीरे से बोली, सर, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, बाहर का दूध अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए अपना ही दूध बच्चे को पिलाती हूँ। मगर अगर आपको एतराज है तो मैं फीडर में ले आऊंगी। मुलाजमा पिला देगी। इसकी आवाज भीगी हुई थी, जैसे लफ्जों के साथ आंसू भी गिरने को तैयार हो। समीर के चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। इससे चंद लम्हे इसको देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा इरादा आपकी दिल आजारी करने का नहीं था। कुछ तोकफ के बाद वो मध्यम लहजे में बोला, वैसे मोहतरमा, अगर बुरा नहीं माने तो पूछ सकता हूँ कि आप सिंगल पेरेंट क्यों हैं? हिरा ने फौरन नजरें उठाकर इसे देखा, फिर नरमी मगर मजबूती से बोली, सर, मैं अपनी जाती जिंदगी यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती। समीर ने गहरी सांस ली। दरअसल मैंने इस सवाल यूं ही नहीं किया। वो कुर्सी से जरा झुका, लहजा भारी हो गया। मेरा अपना बेटा पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं पी रहा, फीडर, दूध, कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर इसे माँ का दूध नहीं मिला तो इसकी हालत बिगड़ जाएगी। मेरी बीवी हमें छोड़कर जा चुकी है। मैं हर जगह गया, काफी औरतों से दरख्वास्त की, मगर आजकल कोई तैयार नहीं होता। वो लम्हा भर कर रुका, फिर धीरे से बोला, मैं जानता हूँ ये गैर मामूली बात है, लेकिन अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं आपकी तनख्वाह डबल कर दूंगा। बस इतनी सी गुजारिश है। हिरा की आंखों में हैरत और नरमी एक साथ उतर आई। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, सर, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं किसी अजनबी बच्चे की रजाई मां नहीं बन सकती, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। समीर फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर एक बेबसी थी जो वकार से बड़ी लग रही थी। इससे दोनों हाथ आगे जोड़ दिए। प्लीज मिस हिरा, मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैं बाप हूँ, मगर बेबस बाप। अपने बच्चे को रोज बुलकता देखता हूँ, कुछ नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ कि आप अच्छी औरत हैं, काबिल एतमाद है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अगर आप मदद कर देंगी तो शायद मेरा बच्चा बच जाए। हिरा की आंखों में नमी तैर गई। इससे नजरें चुरा ली, मगर दिल में कुछ नर्म होने लगा। आप सच में इतने मजबूर हैं? समीर की आवाज जैसे गले में अटक गई। इसकी सांस कमजोर हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं वक्त कम है। चंद लम्हे का खामोश वक्फा, फिर हिरा ने हल्की सी सांस ली और नर्म लहजे में बोली, ठीक है सर,
मैं आपकी मदद कर दूंगी। समीर के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की लहर दौड़ी। धीरे से बोला, शुक्रिया, बस एक दरख्वास्त और है। आज आप स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे साथ चलें मेरे घर, बच्चे को फौरन दूध की जरूरत है। वो चंद लम्हे सोचती रही, चेहरे पर तजब्जब के आसार थे, मगर फिर धीरे से इस बात में सर हिला दिया। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ वो दोनों थे, एक मजबूर बाप, एक नर्म दिल औरत और एक बच्चा जो कई सांसों की दहलीज पर उम्मीद का मुंतजर था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद वो घर जाने के बजाय इसके साथ इसकी कोठी आ गई थी और अब कमरे के अंदर बैठी इस मासूम 3 माह के बच्चे को दूध पिला रही थी। घर के वसी लाउंज के दरवाजे के बाहर समीर खानजादा बेचैनी से टहल रहा था। हाथ कभी घड़ी की तरफ जाते, कभी बालों में उलझते। कमरे के अंदर से कभी अयान के रोने की मध्यम आवाज आती, कभी खामोशी छा जाती। इसकी नजरें दरवाजे पर जम सी गई थी। वो अंदर जाना चाहता था, अपने बच्चे को सामने बैठकर देखना चाहता था, लेकिन हया आड़े आ गई थी, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता था। चलना बाद दरवाजा आहिस्ता से खोला। हेरा बाहर निकली, बाजू में अयान को लिए। बच्चे का चेहरा पुरसकून था, आंखें बंद, सांसें हमवार। इसका बेटा पांव पांव जमीन पर चल रहा था। समीर इसको देखते ही तड़प कर बोला, अयान को दूध पिला दिया आपने? वो सो गया है, अब कैसा महसूस कर रहा है? इसने दूध पिया ना? समीर ने बेकरारी से सवाल किया था। हेरा ने सर हाँ में हिलाया, जी सो गया है, लेकिन इसकी तबीयत अभी भी कमजोर है। फिर थोड़ी देर के तौकफ के बाद धीरे से बोली, सर इसे वाकई माँ की ममता की जरूरत है। मेरा मशवरा है कि आप अपनी साबिका बीवी से बात करें, बच्चा बहुत छोटा है, ऐसे वक्त में माँ से बढ़कर कोई संभाल नहीं सकता। समीर के चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई। आपको अंदाजा नहीं है, वो औरत अब माँ कहलाने के लायक नहीं रही। खैर, वो थोड़ा रुका, अगर आपके 2 मिनट मिल जाएं तो कुछ बात करनी है। जरूरी है इसलिए कह रहा हूं, वरना मैं कभी आपको परेशान नहीं करता। इसकी नजरें इसके चेहरे पर ही थी। हेरा ने फौरन सर नफी में हिलाया, नहीं सर, मुझे अब घर जाना है, फैमिली इंतजार करे होगी। इसका अंदाज लिया दिया ही था। वो जानती थी इसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो अपना हर कदम सोच समझ कर रखना चाहती थी। मगर दूसरी तरफ मामला थोड़ा सख्त था। वो एक बार फिर इल्तिजाई अंदाज में बोला, प्लीज सिर्फ चंद लम्हे। इसके लहजे में नरमी नहीं, इल्तिजा थी। इंसान अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, वो मिलियनर हो, बिलियनर हो, मगर जब बात औलाद की आती है, इससे ज्यादा हकीर शख्स कोई नहीं होता। हेरा हर लम्हा भर को चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। मेरी फैमिली खुले दिमाग की नहीं है। मैं देर से घर जाऊंगी तो वो लोग उल्टा मतलब निकालेंगे। मैं आपके बच्चे के बारे में फिलहाल किसी को बताना नहीं चाहती। जबकि इसने सर हाँ में हिलाया था और इसलिए सीधा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया था। वहां पहुंचकर इसने मुलाजमा को बुलाया था और अयान को इसके हवाले कर दिया था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। सोफे के सामने टेबल पर कुछ फाइलें और एक आधी भरी हुई कॉफी का कप रखा था। समीर ने बैठते हुए गहरी सांस ली, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। क्या आप मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बता सकती हैं? मतलब आप सिंगल पेरेंट कैसे बनी? आपके शौहर कहाँ हैं? आपके बेटे का बाप कौन है? हेरा ने नजर झुका ली। सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपनी जाती जिंदगी पर बात नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर संजीदगी से बोला, मैं समझ सकता हूँ, मगर कभी कभी किसी के दुख को सुनना ही हल्का पहला कदम होता है। हेरा ने खामोशी से सांस खींची, फिर धीरे से बोली, मेरा शौहर बहुत तशद्दुद करता था। रोज का झगड़ा, रोज की मारपीट, बस बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने अलहदगी ले ली, भाइयों ने मेरा साथ दिया, मगर वो लम्हा भर को रुकी। अब इनके घरों में अपनी बीवियां हैं, अपने बच्चे, मैं एक बोझ बन गई हूँ। शादी के वक्त भाइयों ने मुझे मेरा हिस्सा भी दे दिया था, मगर वो पैसे अब खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि मैं परेशान रहती हूँ। मुझे मेरे बेटे का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि मैं आपके बेटे को दूध पिलाने पर राजी हो गई, क्योंकि एक बिन माँ के बच्चे का दर्द मैं समझ सकती हूँ। समीर खामोशी से सुनता रहा। इसके चेहरे पर हमदर्दी और सोच की मिलीजुली कैफियत थी। फिर धीरे से बोला, मोहतरमा, मैं शायद गलत वक्त पर गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप ही वो औरत है जो मेरे बच्चे के लिए माँ बन सकती हैं। आप में वो तड़प है, वो मोहब्बत है जो एक अजनबी बच्चे को मिल सकती है। हेरा ने चौंक कर ऊपर देखा। क्या मतलब? इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। समीर संजीदगी से बोला, देखें, आप यहाँ से चली जाएंगी तो कोई गारंटी नहीं कि कल अयान ठीक रहेगा या नहीं। इसे हर चंद घंटों बाद दूध चाहिए। बाहर की औरत पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। आप समझदार हैं, बाइज्जत खातून है। अगर आप चाहें तो। वो लम्हा भर को रुका, फिर साफ अल्फाज में बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपको अपने बच्चे की माँ बनाना चाहता हूँ, आपके बच्चे का बाप बनना चाहता हूँ, आपको एक छत और एक पुरसकून जिंदगी देना चाहता हूँ, आपके बेटे को एक बेहतरीन मुस्तकबिल देना चाहता हूँ, और बदले में सिर्फ आपका वजूद चाहता हूँ जो मेरे बेटे को सुकून दे सके। हेरा के
चेहरे का रंग उड़ गया। सर आप पागल हो चुके हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वो एकदम सोफे से उठ खड़ी हुई। इसके जहन गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स ऐसे बात करेगा। इन्हें देखकर इससे कभी ख्याल भी नहीं आया कि इतना मोतबर शख्स कभी ऐसी बात भी कर सकता है। समीर भी उठते हुए बोला, नहीं पागल नहीं हूँ, हकीकत पसंद बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अकेली हैं, मैं भी। आपको एक सहारे की जरूरत है और मुझे एक माँ की जो मेरे बच्चे के लिए हो। मैं इज्जत से आपको अपने घर में रखना चाहता हूँ, किसी मजबूरी से नहीं, मैं जरूरत से। प्लीज मेरी मदद करती, इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ। हिरा के लब थरथराने लगे। मैं किसी की जरूरत नहीं बनना चाहती सर, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हूँ। आज आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कल जब आपका मकतब पूरा हो जाएगा, आप मुझे और मेरे बेटे को दूध में से मक्खी कर देंगे। बेशक अब ये दोनों रजाई भाई बन चुके हैं, इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता है जो ना खत्म होने वाला है, मगर फिर भी मैं एक कदम नहीं उठा सकती। सोच लीजिए, समीर बोला, शादी से कागजी ताल्लुक नहीं, एक बच्चा इसके बीच है जिसकी सांसें अब उम्मीद पर चल रही हैं। मैं आपको वक्त देता हूँ, आज रात तक फैसला कर लीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा और मैं वादा करता हूँ आपके बेटे को भरपूर हक मिलेगा, और वैसे भी इसको मिलना चाहिए क्योंकि ये अब मेरे बेटे का रजाई भाई है, दोनों के दरमियान रिश्ता बन गया है। प्लीज मेरी मदद करें। हेरा ने खामोशी से अरहम को अपने बाजू में मजबूती से थामा। इसकी आंखों में एक नमी चमकी जो शायद खुद से लड़ने की गवाही थी। फिर कुछ कहे बगैर मुरी दरवाजे के सिमत कदम बढ़ाए। दरवाजा बंद हुआ तो समीर के लबों से एक लंबी सांस निकली। कमरे में खामोशी थी, मगर दीवारों में जैसे किसी के फैसले की गूंज अटक गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर के 3 बज रहे थे। सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों से छिनकर फर्श पर बिखर रही थी। वो सोफे पर बैठी अपने नन्हे बेटे को कोको क्रंच खिला रही थी। बच्चा कभी हंसता, कभी छोटी छोटी उंगलियों से माँ का दुपट्टा पकड़ लेता। कमरे में एक घरेलू सा सुकून था, लेकिन वो सुकून एक लम्हे में टूट गया था। चंद लम्हे बाद दरवाजा जोर से खुला। वो चौंक गई। सामने इसका बड़ा भाई खड़ा था, माथे पर बल, आंखों में गुस्सा। वो फौरन उठ खड़ी हुई, घबरा कर बोली, अस्सलाम वालेकुम भाई। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा। वो लड़खड़ा गई। क्रंच का प्याला हाथ से गिरकर फर्श पर बिखर गया। बच्चा चौंक कर रोने लगा। अयाज धाड़ा, क्या गुल खिला रही हो तुम? मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि तुम किसी बड़ी गाड़ी में आई थी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो लड़ती आवाज में बोली, भाई मेरी बात सुने दरअसल। मगर वो चीख कर बोला, खामोश रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले अपना घर उजाड़ लिया, अब हमारे घर में रहते हुए हमें भी रुस्वा करोगी? तुम्हारी भाभी भी बता रही थी कि आज तुम वक्त से बहुत बाद आई। किसके साथ आई थी? हेरा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने हमारे खानदान को रुस्वा करने के बारे में तसव्वुर भी किया। मैंने तुम्हारे शौहर से तुम्हारी अलैदगी ये सब करने के लिए नहीं करवाई थी। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं किसी के साथ नहीं थी, बच्चे के बहाने मत बनाओ। वो इसकी बात काट कर बोला, हम तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तुम्हें छत दी है और तुम्हें हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। रात भर मेरी तुम्हारी भाभी से लड़ाई हुई तुम्हारी वजह से। वो कह रही है कि तुम्हारी वजह से घर का सुकून खत्म हो गया है, और वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। सुकून के साथ साथ हमारी जिंदगी भी तुम्हारी वजह से मुश्किल में अड़ी है। वो बामुश्किल बोली, मैंने क्या किया भाई? मैं बस काम से। वो एक कदम आगे बढ़ा, उंगली उठाते हुए बोला, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी गैरत होती तो अपनी भाभी का दिल जीती, मगर तुम्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी करनी है। तुम्हें लग रहा है ये घर तुम्हारे बाप का है, तो ये बात अपने जहन से निकाल दो। बाप का घर तब था जब वो जिंदा थे। मैंने तुम्हें हिस्सा भी दे दिया, अब ये घर मेरा और छोटे का है। ये बात तुम ज़हन नशीन कर लो। अब बहुत हो गया, बस अपना बंदोबस्त कर लो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं रख सकता। ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके चला गया था। इसकी बात से बेखबर कि पीछे मौजूद इसकी बहन, जो इन दोनों भाइयों की लाडली थी, कितनी बुरी तरह टूटी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। बच्चा अभी तक रो रहा था और वो खुद भी टूटकर सोफे पर बैठ गई थी। गाल पर निशान अभी जल रहा था, मगर दिल के अंदर जो दर्द उठा था वो ज्यादा गहरा था। आंसू बहने लगे एक के बाद एक। इसने अपनी बाहों में बच्चे को लिया, सहलाया, मगर खुद के हाथ कांप रहे थे। दीवार के साथ टेक लगाकर वो चुप चुप कर रोती रही। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने कमर सीधी की, बैग के अंदर से अपना मोबाइल निकाला। उंगलियां हल्की सी कपकपा रही थी। इसने स्क्रीन पर समीर का नंबर खोला, लंबे तौकफ के बाद मैसेज टाइप किया,
मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ, हम कल ही निकाह कर सकते हैं। लिखने के बाद इसने देर तक इस पैगाम को देखा। बच्चा इसके बाजू पर सरक कर सो चुका था। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर एक गहरी सांस ली और सेंट पर उंगली रख दी। इसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें खुश्क होने लगी थी। बाहर सहन में हवा हल्की सी चलने लगी थी, जैसे सबको ठहर कर देख रहा हो कि एक औरत ने आखिर हार मान ली। यह शायद पहली बार अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की हिम्मत की थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगला दिन नई उम्मीदों के साथ रोशन हुआ था। लाउंज की फजा बोझल थी। दिन की रोशनी आधे खुले पर्दों से छिनकर अंदर आ रही थी, मगर कमरे के माहौल पर एक संजीदा सा सन्नाटा छाया हुआ था। वो सोफे के कोने पर बैठी थी, सादा आसमानी शलवार कमीज में, सर पर हल्का सा दुपट्टा, गोद में बच्चा जो नींद सोया हुआ था। इसके चेहरे पर वो थकन नुमाया थी जो कई दिनों के रोने और जागने के बाद आती है। दरवाजा खुला तो समीर खानजादा अंदर दाखिल हुआ। ग्रे शलवार कमीज में, चेहरा पुरसुकून मगर नजरें बोझल। इसके पीछे गवाह और मौलवी साहब भी थे। सबने खामोशी से सलाम किया। हेरा ने आहिस्तगी से जवाब दिया, आवाज जैसे गले में अटक गई हो। समीर इसके बराबर बैठ गया। दोनों के दरमियान एक मोहतात फासला था। मौलवी साहब सामने सोफे पर बैठे गए। गवाह दाएं बाएं सोफों पर। एक लम्हे के लिए सब खामोश रहे, जैसे कोई गैर मरी वजन सबके कंधों पर आ ठहरा हो। समीर ने गहरा सांस लिया और हेरा की तरफ देखा। हेरा, अगर आपकी इजाजत हो तो निकाह शुरू कर दूं। वो नजरें झुका गई। दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय डूबने लगा हो। आंखों के सामने वो लम्हा घूमने लगे जब इसका पहला शौहर इस पर हाथ उठाता था, जब भाई ने थप्पड़ मारकर घर से निकल जाने को बोला था, जब भाभी के अल्फाज ने इसे छलनी कर दिया था। सब मंजर एकदम ताजा हो गए थे। इसने अपने बेटे के नरम बालों पर हाथ फेरा। वो सो रहा था बेखबर, जैसे किसी और दुनिया का मकीन। जब्त के साथ हेरा ने सर हाँ में हिलाया। जी शुरू करें। समीर ने मौलवी साहब को इशारा किया। वो धीमी आवाज में बोले, हेरा सुलेमान, आपका निकाह समीर खानजादा वल्द एहतशाम खानजादा से तय किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? हेरा ने सर उठाया। सबकी नजरें इस पर थी। लम्हा भारी था। वो अपने बेटे की तरफ देखती रही। इसके चेहरे पर एक मासूम सा सुकून, जैसे वो खुद कह रही हो, मामा सब ठीक हो जाएगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर इसने जब्त से इन्हें पलकों में रोक लिया था। कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा वही सवाल दोहराया। हेरा सुलेमान, किया आपको ये निकाह कबूल है? इस बार आवाज हल्की थी, मगर लहजे में एक अजीब सा इत्मीनान। कबूल है। तीसरी मरतबा मौलवी साहब बोले कि आपको ये निकाह मंजूर है? हेरा ने अपनी सांस रोकी और बहुत धीरे से बोली, कबूल है। कमरे में खामोशी छा गई। मौलवी साहब अब समीर की तरफ देखा। बेटा, क्या आपको भी ये निकाह कबूल है? समीर ने गहरी नजर से हेरा को देखा, जैसे इसकी थकन, दर्द और खौफ सब एक पल में समझ गया हो। कबूल है। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए दुआ के कलमात कहे। मुबारक हो, अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं। हेरा ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ किए। वो बोली, नहीं, बस बच्चे को थोड़ा सा करीब कर लिया। समीर ने धीरे से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। वो चुप रही, मगर दिल के अंदर एक खाली सा सुकून उतरने लगा था, शायद कबूलियत का या शायद थकन के बाद के सकूत का। कुछ देर बाद ही इसे समीर के कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, शायद ऊद की। नरम रोशनियों में सजा हुआ वो नया कमरा खामोश खड़ा था, जैसे खुद भी ये लम्हा समझने की कोशिश कर रहा हो। हेरा बेड के किनारे बैठी थी, गोद में अरहम, पास ही अयान पुरसकून नींद में था। दुपट्टे का पल्लू इसके हाथों में मरोड़ खा रहा था। निकाह को चंद घंटे गुजर चुके थे, मगर दिल अब भी बेचैन था, जैसे कोई फैसला भी बाकी हो। चंद लम्हे बाद दरवाजा आहिस्तगी से खुला। समीर खानजादा अंदर आया। सफेद कुर्ता शलवार पहने, चेहरे पर खामोशी की वो शिद्दत जो लफ्जों से ज्यादा बोलती है। हेरा फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई, नजरें झुकी हुई, दिल की धड़कन जैसे कानों तक सुनाई देने लगी हो। वो धीरे धीरे चलता हुआ इसके करीब आया, फिर बिस्तर के एक किनारे बैठ गया। चंद लम्हों तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ घड़ी की सुइयां चलने की आवाज थी। समीर नजरें नीचे रखते हुए बोला, हेरा, मुझे मालूम है ये लम्हा आपके लिए कितना भारी है। वो चौंकी मगर खामोश रही। मैं जानता हूँ एक औरत जो पहले बहुत जख्म झेल चुकी हो, इसे फिर से एक बंधन में बांध देना आसान नहीं होता। मैं सब समझता हूँ, मगर मुझे एक बात साफ कहनी है। हवा में जैसे एक लम्हे को जमूद छा गई। हेरा ने आहिस्ता से सर उठाया।
मैंने आपसे शादी अपनी जात के लिए नहीं की, अपने बेटे के लिए की है। मेरे बच्चे को माँ की जरूरत थी, वो नरमी, वो लम्स जो सिर्फ एक माँ दे सकती है। हेरा ने सांस भरी, नजरें नीचे कर ली। समीर ने बात जारी रखी, मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता और न चाहता कि आप मुझसे कोई उम्मीद रखें। हम दोनों एक कमजोर मुकाम पर खड़े हैं। मैं एक ऐसा शख्स हूं जो अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी, सब कुछ पहले ही खो चुका है। मैं खोखला इंसान हूं जिसके पास देने को कुछ नहीं। इसके लहजे में सर्द सुकून था, मगर हर जुमला जैसे छुरी की तरह लगा। हेरा ने धीरे से पूछा, तो फिर ये रिश्ता? समीर ने लम्हा भर के लिए नजरें उठाई। ये रिश्ता बस एक जिम्मेदारी है, एक बच्चे के लिए जो हम दोनों के दरमियान पुल है। आप माँ भी बन सकती हैं मगर बीवी नहीं। मैं आपको वो रुतबा नहीं दे सकता जिसके आप शायद हकदार हैं। हेरा की आंखों में नमी उतर आई। वो आहिस्ता से बोली, मैंने सोचा था शायद ये नया आगाज होगा। मैं खुद को आपके सहारे महफूज समझने लगी थी। समीर हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं सहारा नहीं दे सकता हेरा, मैं खुद सहारा ढूंढ रहा हूँ। चल लम्हे के लिए कमरे में खामोशी फैल गई। अयान ने नींद में करवट बदली। अरहम ने हल्की सी सिसकी ली। हेरा ने बच्चे को सीने से लगाया जैसे दुनिया का हर बोझ इसी लम्हे इस पर आ गिरा हो। समीर उठ खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और यही इज्जत मेरी हद भी है। आप आराम करें, मैं दूसरे कमरे में हूँ। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। हेरा चंद लम्हे साकित बैठी रही, फिर निगाहें अपने दोनों सोते बच्चों पर गईं। अयान के चेहरे पर सुकून था, अरहम के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। इसके जब्त का बंधन टूट गया। वो धीरे से झुककर दोनों को सीने से लगा लिया। आंसू एक के बाद एक बहने लगे, खामोश, गरम, किसी गवाह के बगैर। मैं अभी अकेली हूँ, इससे सरगोशी की। बस जिम्मेदारियां बदल गई हैं। कमरे की रोशनी जैसे मध्यम हो गई। दीवार पर घड़ी के टिक टिक चलती रही, मगर वक्त जैसे रुक गया था। हेरा की खामोशी में वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर इस रात के बाद इन दोनों के दरमियान एक भी लफ्ज का तबादला नहीं हुआ था। घर बड़ा था, मगर फासला इनके दिलों के दरमियान ज्यादा था। समीर खानजादा और हेरा के कमरे अलग थे और सुबह के नाश्ते पर सिर्फ इतना मुकालमा होता, बच्चे का पैम्पर बदलवाना है, दूध खत्म हो गया, मुलाजिम को बोल दें, बस। इसके आगे खामोशी। 2 लोग एक ही छत के नीचे, मगर जैसे 2 अलग दुनियाओं में। आज मामूल की रात, हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। वक्त 1 बजे का था। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता सेहन में उतर रही थी। समीर अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, दिल में एक अजीब सी खलबली। अयान का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। पिछले 2 हफ्तों से इसने बच्चे को बस सुबह की एक झलक में देखा था। दिल ने 1000 बार समझाया कि खुद को काबू में रखो, मगर जब्त जवाब दे गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से निकला। राहदारी नीम अंधेरे में डूबी हुई थी। बच्चों के कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो लम्हा भर को रुका। दिल कह रहा था वापस लौट जा, मगर कदमों ने नहीं माना। इसने बिना दस्तक दिए दरवाजा खोल दिया। कमरे में मध्यम नाइट बल्ब की रोशनी थी। मंजर ने इसे ठहर जाने पर मजबूर कर दिया। हेरा बिस्तर के किनारे पर नीम लेटी हुई थी। इसके सीने पर लेटा पुरसकून नींद में था, जबकि अरहम इसके कंधे से लगा सो रहा था। दोनों बच्चों के चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे थे, एक जैसी मासूमियत, एक जैसी सांसों की रवानी। समीर खामोशी से चंद कदम आगे बढ़ा। इसकी नजर सबसे पहले अपने बेटे पर पड़ी, फिर हेरा के चेहरे पर जो थकन से स्याह पड़ गया था, मगर अगले लम्हे वो चौंका। बिस्तर के एक हिस्से पर नमी फैल रही थी। वो झुका, धीमा सा हाथ बढ़ाकर हेरा का कंधा हिलाया। हेरा, वो फौरन जाग गई, जैसे किसी ने ख्वाब के अंदर से खींच लिया हो। आंखों में नींद अभी बाकी थी। जी? समीर ने नरमी से पूछा, आप गीले बिस्तर पर क्यों सो रही हैं? हेरा ने एक पल को अपनी हालत देखी, फिर जल्दी से सीधी हुई। अयान को आहिस्तगी से एक तरफ लिटाया, अरहम को संभाला ताकि ना जागे। फिर धीरे से बोली, आहिस्ता बात करें, दोनों अभी अभी सोए हैं? हाँ ठीक है, समीर ने थोड़ा झुककर कहा, लेकिन बताएं आप ये गीले बिस्तर पर क्यों लेटी हैं? इस तरह बीमार हो जाएंगी। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर बच्चों की देखभाल कैसे करेंगी? हेरा के चेहरे पर खजालत उभर आई। अयान ने बिस्तर खराब कर दिया था, कोशिश की थी साफ कर लूं, मगर सूखा नहीं। बच्चे रो रहे थे, नींद से निढाल थे। मैंने सोचा खुद भी थोड़ी देर आंख लगा लूं, इसलिए ऐसे लेट गई ताकि ये दोनों पुरसकून रहे। समीर चंद लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश रहा। निगाहें हेरा पर ठहर गई।
एक लम्हे में जैसे सब कुछ समझ आ गया था। ये औरत जो किसी के ताने सह चुकी है, किसी के थप्पड़ बर्दाश्त कर चुकी है, अब इसकी औलाद के लिए गीले बिस्तर पर भी सो रही थी। दिल के अंदर कोई नरम सा किनारा टूटा। वो धीरे से बोला, बस बच्चों की याद आ गई थी, सोचा देख लूं सब ठीक है। हेरा ने सर हिलाया, सब ठीक है सर। समीर ने नजरें अयान पर डाली, फिर बोला, अगर अरहम को कुछ चाहिए हो तो बता देना, कुछ भी, कहीं शर्माओ नहीं, वो भी मेरा बेटा है। हेरा चौंकी, इसकी आंखों में चंद लम्हों के लिए नमी आ गई। जी शुक्रिया। कमरे में खामोशी वापस उतर आई। समीर ने आहिस्ता से अयान के सर पर हाथ फेरा, फिर निगाहों में एक अजब सा सकून लिए वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद हुआ, मगर इसके दिल में पहली बार कुछ नरम सा रोशन हुआ था। शायद एक एहसास, शायद पछतावा, या शायद किसी नए रिश्ते की खामोश शुरुआत। हेरा ने बच्चों के चेहरों को देखा, फिर आंखें बंद करके सरगोशी की। शायद वो इतने बुरे नहीं जितना मैंने सोचा था। चांदनी अब भी कमरे की दीवारों पर ठहरी थी, मगर फिजा बदल चुकी थी, खामोश मगर नरम। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। अगले दिन शाम नर्म हवा के साथ खामोशी में ढल रही थी। लॉन के एक कोने में हेरा घास पर बैठी थी। इसकी गोद में अयान नीम सोया हुआ सा लेटा था, जबकि सामने टेबल पर अरहम रंग बिरंगे खिलौनों से अपना किला बना रहा था। सूरज की किरणें दरख्तों के बीच से टूटकर इनके चेहरों पर हल्की रोशनी डाल रही थी। फिजा में सुकून था, मगर इस सुकून के अंदर एक खामोश तनाव भी था जो पिछले दिनों के दरमियान की खाली जगहों में बसेरा किए बैठा था। इसी लम्हे पीछे से कदमों की आहट उभरी। वो चौंकी और मुड़कर देखा, समीर था, हाथ में गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए, जैसे कई बातें फूलों के रंगों में छुपा लाया हो। कई बातें। वो रुका नहीं, धीरे से झुका और बिना कुछ कहे इसके सर पर प्यार किया। वो चंद लम्हे के लिए बिल्कुल साकित रह गई। हाथ खुद ब खुद अयान के गिर्द और मजबूती से लिपट गए। समीर ने गुलदस्ता इसके सामने रखा, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई तुमने? इतने हल्के रंग क्यों पहनती हो? शादीशुदा औरत हो, जरा डार्क कलर पहना करो। हेरा ने नजरें झुकाई, मगर कुछ बोली नहीं। वो मजीद बोला, आज रात को शॉपिंग पर चलते हैं, कुछ ड्रेस तुम्हारे लिए खुद लूंगा। बच्चे मुलाजमा के पास रह जाएंगे और हम डिनर भी बाहर करेंगे, हस्बैंड वाइफ टाइम स्पेंड करेंगे। नहीं, वो फौरन बोली, लहजे में एक अजीब यकीन था कि अगर जाना है तो बच्चे साथ जाएंगे। मुलाजमा साथ हो सकती है, मगर मैं अपने बच्चों को किसी के पास नहीं छोड़ सकती। इनके लिए भरोसा किसी औरत पर नहीं, खुद पर है मुझे। समीर चंदला में इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर जिद नहीं थी, बस खामोश फैसला था। वो आहिस्ता से इसके करीब आया, हाथ बढ़ाकर इसने उंगलियां थाम ली। एक बात पूछूं? पूछिए। वो लम्हा भर चुप रहा, जैसे अल्फाज तोल रहा हो। फिर बोला, कभी मेरी औलाद को देखकर तुम्हें सौतेलापन महसूस हुआ है? हेरा ने हैरत से इसकी तरफ देखा, फिर फौरन बोली, नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। सौतेला वो रिश्ता होता है जो फासलों से बनता है। ये बच्चा तो 3 माह का है, अभी तो सिर्फ गोद की गर्मी पहचानता है। जो बच्चा नींद में माँ की खुशबू तलाश करे, इसके लिए गैर का लफ्ज कैसा? और वैसे भी मैं इसकी रजाई माँ हूँ, यानी ये मेरा महरम है, तो फिर इसके बारे में ऐसे एहसासात आए ही नहीं सकते। समीर कुछ देर खामोश रहा। लॉन में सिर्फ अरहम के खिलौनों की खटपट थी। फिर वो धीरे से बोला, तुम जानती हो मेरी पहली बीवी वो बच्चा चाहती नहीं थी। मैंने जिद की तो इसने जन्म तो दे दिया, मगर कबूल नहीं कर सकी। इससे डर था कि इसकी जिस्मानी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। वो एक्टर बनना चाहती थी माँ ने। इसने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली, मगर कल रात जब मैंने तुम्हें देखा, गीला बिस्तर, थका हुआ चेहरा, मगर फिर भी इन दोनों को सीने से लगाते, तब समझ आया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर ममता का रंग अलग होता है। मैंने तुम्हें पहली रात बहुत कुछ कह दिया था जो नहीं कहना चाहिए था। हेरा की आंखों में नमी आ गई, मगर लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। समीर ने आहिस्ता से कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, तुमसे एक नई जिंदगी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कबूल कर लोगी? हेरा ने अयान की पेशानी को चूमते हुए नजरें उठाई। जिंदगी किसी एक गलती पर खत्म नहीं होती समीर, लेकिन एक सच्चाई पर दोबारा बन सकती है, और वो सच यही है कि अगर दिल बदल जाए तो रिश्ता भी बदल सकता है। समीर के चेहरे पर सुकून सा उतर आया। इसने बढ़कर इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। फिर आज से हम एक नया आगाज करते हैं, ना गुजरे दिनों की बात, ना किसी पुरानी दीवार की दरार, बस ये 3 सांसें, तुम, मैं और ये दोनों। हेरा ने सर हिलाया, कबूल है। लॉन में इस लम्हे जैसे नर्म हंसी में बदल गई। अरहम ने अपने खिलौनों के किले के बीच से
झांक कर कहा, मामा बाबा देखो ये मेरा घर है। अल्फाज टूटे फूटे थे। समीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ बेटा, अब हमारा भी। और गरूब आफ्ताब की सुनहरी रोशनी में एक बिखरा हुआ घर मुकम्मल हो गया।